बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद द सेल डिवीजन। प्रीवियस सेशन में हम इंटरफेज पढ़ के आ चुके हुए हैं। अब हम इसके आगे माइटोसिस और उसकी सब्सिक्वेंट फेजेस की डिस्कशन करेंगे। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, primarily we are going to talk about the preparation of mitosis. ऑलराइट, अब माइटोसिस को अगर हम डिफाइन करना चाहें यहाँ पे, तो वी कैन डिफाइन दैट माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू एंड द टू डॉटर सेल्स हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एज इट वाज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। यानी कि एक सेल तकसीम होगा और दो डॉटर सेल्स बनेंगे, और जो दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं इन दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहेगी जैसे कि पेरेंटल सेल में मौजूद थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि माइटोसिस सबसे पहली चीज क्या कर रही है, इट इज इंश्योरिंग द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ऑलराइट, तो इसको डिफाइन करते हैं और साथ ही इसकी ये वाली सिग्निफिकेंस मेंशन करते हैं बोर्ड के ऊपर। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which one cell divides into two daughter cells, all right, and the number of chromosomes in daughter cells remains same as that in parent cell। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली। सिग्निफिकेंस में हम क्या शामिल करेंगे? दिस सेल डिवीजन ensures equal division of hereditary material। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एक और पॉइंट मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं। इट कैन टेक प्लेस both in diploid as well as haploid cells। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम गौर करें तो हमें पता चल रहा है कि सेल डिवीजन तो हो रही है, लेकिन आमतौर पे इसको हम रिलेट कर देते हैं कि इट इज जस्ट द सोमेटिक सेल डिवीजन। यानी कि जो बॉडी के सेल्स हैं रिपेयर और ग्रोथ के लिए जब भी डिवाइड करते हैं तो डिप्लॉयड सेल्स हमेशा डिप्लॉयड सेल्स बनाएंगे। लेकिन इसी वजह से मैंने यहां पे ये वाला पॉइंट ऐड किया है कि ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि अगर हैप्लॉयड सेल्स बॉडी में मौजूद हैं तो हैप्लॉयड सेल्स भी माइटोसिस के थ्रू मजीद हैप्लॉयड सेल्स पैदा कर सकते हैं। क्योंकि मेयोसिस वाले केस में हम ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जब सेल यानी पेरेंटल सेल खुद डिप्लॉयड होगा, सिर्फ उसी वक्त मियोसिस कर सकता है और 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाएगा। लेकिन माइटोसिस वाले केस में ये बात याद रखिएगा कि ये डिप्लॉयड सेल में भी हो सकती है और साथ ही साथ हैप्लॉयड सेल में भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस तरह के हैं कि जिनके अंदर अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पहले से हैप्लॉयड हैं तो उनकी गमीट फॉर्मेशन माइटोसिस के थ्रू की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ जो अगला पॉइंट मैं ऐड करने जा रहा हूं, दैट इज अबाउट द फेजेस ऑफ द माइटोसिस। और आप लोगों को याद होनी चाहिए ये वाली बात कि माइटोसिस बुनियादी तौर पे तो एक 24 घंटे का सेल साइकिल है, लेकिन उसमें से ज्यादा हिस्सा तो इंटरफेज ले जाती है। बाकी फेजेस जो हैं उनको हमने अपनी आसानी के लिए इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि सेट ऑफ चेंजेस की फॉर्म में उसको अलहदा से फ्रेगमेंट्स बना लिए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये काम होते चले जाते हैं एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ। हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह से तकसीम किया हुआ है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि व्हाट आर द फेजेस। द फर्स्ट वन इज नोन एज
karyokinesis, all right, and the second one is known as cytokinesis. अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको भी हम एक आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. What is karyokinesis? Division of nucleus, all right, and cytokinesis, division of whole cell, all right students. अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि इंटरफेज हो जाने के बाद जब कैरियोकाइनेसिस के लिए सेल को तैयार किया जा चुका और गो अहेड सिग्नल दे दिया जाता है कि भाई अब इसको कंटिन्यू कर लो, तो उस कंटिन्यूटी के लिए जो फेज पहले हमें नजर आती है दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, और उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सम स्टेजेस जिसको आप लोग जानते हैं एज प्रोफेज, मेटाफेज, anaphase and telophase, all right, and these are the stages or substages of karyokinesis. all right students, अब ये जितनी भी स्टेजेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस का हिस्सा हैं. यानी न्यूक्लियस की डिवीजन को हमने फर्दर जो सेट ऑफ चेंजेस में डिवाइड किया है उसके एतबार से हमने इसको 4 मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम कर दिया है. अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सेल डिवीजन का बुनियादी मकसद क्या है, ना सिर्फ सेल्स पैदा करना बल्कि इनहेरिटेंस ऑफ द जेनेटिक मटीरियल. तो जो जेनेटिक मटीरियल अगले सेल में हमें नजर आएगा क्रोमोसोम्स की शक्ल में, उस जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज्ड रखना और तरतीब के साथ मूव करवाना ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. उसके लिए हमें जो मेन अपरेटस चाहिए दैट इज नोन एज माइटोटिक अपरेटस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि साथ साथ सेल डिवाइड हो रहा होता है और साथ साथ माइटोटिक अपरेटस अपना अपना काम दिखा रहा होता है. उसके जो फर्दर कंपोनेंट्स हैं इनकी डिटेल्स भी देखते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इट इज mitotic apparatus, also known as mitotic spindle. all right students, अब ये बुनियादी तौर पे है क्या चीज. अब मैं आपको याद करवाता हूं कि जब भी जूनियर क्लासेस से लेके अभी तक सेल डिवीजन हमारे जहन में आता है तो फौरी तौर पे एक शक्ल हमारे सामने आ जाती है कि क्रोमोसोम सेल के अंदर घूम फिर रहे हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू सम लाइंस. वो डॉटेड लाइंस भी नजर आती हैं, बाज़ औक़ात हमें सॉलिड लाइंस नजर आती हैं, और फिर पोल्स के ऊपर यानी कि ऑपोजिट साइड्स के ऊपर एक अजीब जो है रेडिएटिंग स्ट्रक्चर भी नजर आता है. तो हम कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पे क्या है, दैट इज माइटोटिक स्पिंडल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इस माइटोटिक स्पिंडल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं, इनको अगर हम एनालाइज करना चाहें तो the first thing is known as centrosome. all right, second thing is known as kinetochore fibers. all right, third one are polar microtubules. यहां पे ये भी याद रखिएगा, kinetochore fibers are also known as kinetochore microtubules. all right students, and then the esters or esteral microtubules. अब ये सारा कुछ अगर मिला दिया जाए तो फिर ये बन जाता है माइटोटिक अपरेटस या माइटोटिक स्पिंडल. इसमें स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो काइनेटोकोर या पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स. यानी असल में ये क्या है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी माइटोटिक स्पिंडल बनाने वाले मेन माइक्रोट्यूब्यूल्स. ऑलराइट, और फिर इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है इनटू काइनेटोकोर फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स और साथ ही साथ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब अगर वन बाय वन हम इनको डिफाइन कर लें तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा इसको समझना. द फर्स्ट थिंग इज सेंट्रोसोम.
जी स्टूडेंट्स, सेंट्रोसोम देखने में आपको शायद एक नई चीज लगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये चैप्टर नंबर 4 ऑफ पार्ट 1 और 21st चैप्टर जो आपका पार्ट 2 का है, इसको मिला के जब एमडी कैट के सिलेबस में शामिल किया जाता है तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर। और ये है क्या, इसको अगर डिफाइन करें, अ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर known as microtubule organizing center. All right, microtubule organizing center comprising of two barrel-shaped cylinders of microtubules known as centrioles. Alright students, अब ये बात याद रखने वाली है कि सेंट्रोसोम है क्या। कुछ किताबों में इसको एक रीजन के नाम से याद किया जाता है और बहुत सारी बुक्स में इसको बजाते खुद एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे जाना जाता है कि दीज आर इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स। तो ये बात याद रखिएगा कि यहां पे सेंट्रियोल्स और जितने भी कलेक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, इट इज कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोसोम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सेंट्रियोल्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज a cylindrical arrangement of 9 microtubules each of the 9 microtubules are further divided, or it's better to write composed, of 3 tubules. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रोसोम के अंदर आपको 2 सेंट्रियोल्स नजर आ रहे हैं और फिर उसके बाद ये बात भी याद रखने वाली है कि ये सेंट्रियोल्स एस फेज में डुप्लीकेट भी हो चुके हैं, तो इसका मतलब अब 2 की बजाय 4 हो चुके होंगे। और इन सेंट्रियोल्स का जो एक सिलेंडर हमें नजर आ रहा है उसके अंदर 3 ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल सेट बने हुए नजर आ रहे हैं जिनको हम 9 ट्रिपलेट्स कह सकते हैं। और फिर उसके अंदर जो एक छोटा नाली नुमा स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज अ ट्यूब्यूल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखिएगा कि यहां पे हमारे पास सेंट्रियोल्स के अंदर जो 2 सिलेंडर्स नजर आते हैं उसके अंदर एक छोटा यूनिट फर्दर 3 सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होगा। ऑलराइट, फिर उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहां पे ऐड करें, centrioles are duplicated in S phase. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और यहां तक भी बात खत्म नहीं होती। अगर आप गौर करें तो क्या सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स का होना बहुत जरूरी है? क्या यह पॉसिबल है कि अगर सेंट्रियोल्स नहीं होंगे एनिमल सेल के अंदर तो सेल डिवीजन मुकम्मल हो जाए? तो इसके लिए जवाब है यस। ऑलराइट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में इस चीज को चेक किया गया कि अगर किसी लेजर माइक्रो बीम के थ्रू इन सेंट्रियोल्स को तबाह कर दिया जाए तो उसके बावजूद द सेल सक्सेसफुली डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। फिर इसी तरह अगर हम एनिमल सेल से हट के सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो द प्लांट सेल्स दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स के बगैर ही अगर प्लांट सेल भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि तब ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कोई और होगा, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स की अवेलेबिलिटी अगर पॉसिबल है तो माइटोटिक स्पिंडल्स फिर भी बन जाएंगी और सेल फिर भी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एक और पॉइंट अगर मैं यहां पे लिख दूं, in prophase
or in the beginning of prophase, centrioles start to migrate to opposite poles. All right students, अब ये जुमला क्यों लिखा गया है? क्योंकि बुनियादी तौर पे जैसे कुछ निशानियां हैं कि सेल डिवाइड होने जा रहा है, तो ये वाले स्ट्रक्चर्स जो न्यूक्लियर एनवेलप की बाहर वाली साइड पे कहीं नजर आ रहे होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स, और इसको हम कहते हैं नाउ दे हैव क्रिएटेड द बायपोलैरिटी. और बायपोलैरिटी बन जाने का मतलब ये होता है कि अब जो अंदर क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह था वो कंडेंस होके क्रोमोसोम की शक्ल में नजर आएगा और सेल डिवीजन की जानिब जाना शुरू हो जाएगा. माइटोटिक स्पिंडल को एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा. और जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो यहां पे हमें 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का जिक्र करना पड़ता है, जिनको अभी हमने ऊपर यहां पे लिखा हुआ था: एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. जी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन आर एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स इस चीज पे जरा नोटिस करें कि जैसे जैसे प्रोफेज से आगे सेल जाता है तो मेटाफेज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. तो मेटाफेज के आगाज को समटाइम्स प्रो मेटाफेज कहा जाता है. प्रो मेटाफेज के अंदर हमें पता चलता है कि सेंट्रियोल्स आहिस्ता आहिस्ता पोल्स की जानिब जो गए थे वो वहां पे जाके अपने आप को फिक्स करते हैं एक पोजीशन पे, और फिर उसके बाद उनमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हुई नजर आना शुरू हो जाती हैं. बिल्कुल इसी तरह लग रहा होता है कि जैसे वहां से कुछ शुआएं एमिट होना शुरू हो गई हैं. वो बुनियादी तौर पे क्या होते हैं? दे आर द शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स नोन एज एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. ऑलराइट, short microtubules originate at prometaphase, all right, and then the radiating microtubules are called astral microtubules. अब आपके जहन में एक ये सवाल आना चाहिए कि अगर ये पोल्स की तरफ जा चुके हैं तो इसका मतलब इन्होंने बायपोलैरिटी तो कायम कर दी, लेकिन बायपोलैरिटी कायम करने के साथ अब इनका क्या कोई और फंक्शन भी है? तो यस, क्या करेंगे ये बात भी याद रखिएगा. They grow during metaphase and connect प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये भी कंसेप्ट समझने वाला है. किस तरह से समझने से ताल्लुक रखता है कि अगर हम गौर करें तो ये सेंट्रियोल्स इस जगह पे आके फिक्स हुए हैं. फिक्स होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? इनमें से पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना शुरू हो जाएंगे. अब ये जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे, इनको कोई सहारा या सॉलिड सपोर्ट चाहिए, एंकरेज चाहिए. तो उस सपोर्ट के लिए जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे बाज़ औक़ात किसी फील्ड में किसी जगह पे टेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं तो उनको टाई कर दिया जाता है किसी ना किसी जमीन के साथ सपोर्ट के ऊपर. ऑलराइट, तो वो जो सपोर्ट उनको जमीन के साथ मिल रही है और उसके बाद उसके साथ जो रस्सियां बांधी जाती हैं वो बुनियादी तौर पे उनकी एंकरेज वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स कहला सकती हैं. तो यहां पे भी यही बात याद रखने वाली है कि ये वाले जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इन्होंने अपने सेंट्रियोल्स को एक जगह पे फिक्स कर देना है और उसके बाद उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे. अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम्स की तरफ और एक दूसरे की जानिब जाना शुरू हो गए, इनको हम क्या कहेंगे? इसके लिए भी स्टूडेंट्स याद रख लें. द फर्स्ट वन आर नोन एज काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. ऑलराइट,
अब इसके लिए स्टूडेंट्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटोकोर है क्या चीज। काइनेटोकोर हम इस चीज को कहते हैं कि जो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर वाले रीजन्स हैं वहां पे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स आके स्पेशल अरेंजमेंट के तौर पे डीएनए के मखसूस पॉइंट्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ऑलराइट, तो काइनेटोकोर के ऊपर जो फाइबर्स जाके अटैच होंगे वो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंट्रियोल्स की जानिब से ग्रो करना शुरू हुए और आके ऑपोजिट फेसेस वाले काइनेटोकोर्स के ऊपर अटैच हो गए, उनको हम कहते हैं दीज आर द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। The microtubules that attach themselves to kinetochore of centromere of chromosomes. All right, students, ये हैं kinetochore microtubules. It is one of the type of the spindle microtubules. All right, second type कौन सी है जिसका हमने यहाँ पे जिक्र करना है? They are known as polar microtubules. जी स्टूडेंट्स, अब पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत थोड़े से डिफरेंट हैं। किस तरह से डिफरेंट हैं कि ये ओरिजिनेट तो सेंट्रियोल से हो रहे हैं लेकिन आहिस्ता 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 ग्रो करते हुए जो ऑपोजिट पोल से पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे हैं उन्हीं के साथ इंटरडिजिटेट होना शुरू हो जाते हैं, उन्हीं के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स इनको हम कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं या कंप्लीट स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्रोमोसोम्स के साथ अटैच या इंटरैक्ट नहीं होना बल्कि डायरेक्टली जाके दूसरे पोल से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप, कोई ना कोई बॉन्ड डेवलप कर लेना है। तो इस वजह से इनको हम कहते हैं दीज आर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑलराइट, अगर हम लिखना चाहें द माइक्रोट्यूब्यूल्स that do not interact with chromosomes but instead interdigitate with polar microtubules of opposite pole. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी वजह से इनका नाम हमने रख दिया है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर स्टूडेंट्स यहां पे एक और चीज मैं ऐड करने जा रहा हूं आपके लिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर नोन एज अरोरा काइनेजेस। अरोरा काइनेज, अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो आपको पता चल रहा है एन पे एज लिखा हुआ है, तो दे हैव सम एंजाइमेटिक फंक्शन। तो ये एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं जिनको हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं इनटू अरोरा ए एंड अरोरा बी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इनका काम क्या है? क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो माइटोटिक स्पिंडल या माइटोटिक अपरेटस वाला हम पढ़ के आए हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम्स को अलाइन करना, उनको सेट करना, सेंट्रोसोम्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना, सेंट्रियोल्स को एक जगह पे फिक्स करना, ये सब चीजें एररलेस होनी चाहिए। तो इन सब चीजों की करेक्शन को कौन मॉनिटर कर रहा होता है? दीज आर द स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स नोन एज अरोरा काइनेजेस। ऑलराइट, अरोरा ए का काम क्या है? करेक्शंस ऑफ द सेंट्रोसोम। ऑलराइट, और बी का काम क्या है? काइनेटोकोर फाइबर्स की करेक्शन। ऑलराइट, and alignment, and later on segregation of chromosomes. All right students,
ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुनियादी तौर पे सेल डिवीजन जो हो रही है, उस सेल डिवीजन में माइक्रोट्यूब्यूल्स का ग्रो करना, श्रिंक करना, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक्सटेंड होना, सेल को एनलार्ज कर देना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? माइटोटिक स्पिंडल, ऑलराइट। और माइटोटिक स्पिंडल को कौन मॉनिटर कर रहा है? दे आर द अरोरा काइनेजेस, जिनकी दो टाइप्स मैंने यहां पे मेंशन की हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक और चीज जो अरोरा बी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें नजर आ रही है, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि असल में जब क्रोमोसोम्स ने सेग्रीगेट होना है, अलग अलग होना है एक दूसरे से, तो उस वक्त इस चीज को भी इंश्योर करना है कि क्या क्रोमोसोम्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, कहीं कोई क्रोमोसोमल एबरेशन के चांसेस तो नहीं रह रहे। तो इस चीज को नोट करना, ये भी अरोरा काइनेजेस के सुपुर्द कर दिया गया है। अब इन सब चीजों को अगर हम एक जगह पे कंक्लूड करना चाहें, तो आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि माइटोसिस एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। उसकी कैरियोकाइनेसिस के जितने भी स्टेप्स हम अभी पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, उसके दौरान जो क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट है, जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट है, जो ये सेल के अंदर माइटोटिक एपरेटस की अपना साइज जो न्यूक्लियस से भी बड़ा हो जाता है, इन सब चीजों को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट स्टेप्स। और ये माइटोटिक अपरेटस का ही कमाल है कि सेल की डिवीजन के आगाज से लेके एट द एंड जो एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस के टाइम सेल पिंच ऑफ होके एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं, उस स्टेप तक माइटोटिक स्पिंडल ने ही इन सारी स्टेजेस को कंट्रोल और रेगुलेट किया हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कैरियोकाइनेसिस की बाकी स्टेजेस को इंशाअल्लाह ताला कमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।